हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर अम्ल, क्षारक तथा लवण के पार्ट 2 को। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में किन किन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा क्षारक, और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्षारक के गुणधर्म, जिसमें हम लोग देखेंगे क्षारक के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। इसके बाद हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि शुद्ध अम्ल या क्षारक के विलयन को हम लोग कैसे बनाते हैं, और लास्ट में ये भी देखेंगे कि तनु विलयन और सांद्र विलयन किसे कहते हैं, और सांद्र विलयन अगर किसी अम्ल क्षारक का है तो उसे हम लोग तनु विलयन कैसे प्राप्त करेंगे। तो इतने सारे पॉइंट आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में आप अम्लों को पढ़ रहे थे, और वहां पर आप लोगों ने जाना कि अम्ल क्या होते हैं, और साथ साथ अम्लों के गुणधर्मों को भी आपने जान लिया। आज हम लोग अपना अगला टॉपिक जो है उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो उसके आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्षारक। अब देखिए, क्षारक को भी डिफाइन करने के लिए अनेक अवधारणाएं दी गई हैं, लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 10th लेवल पर आपको जो अवधारणा पढ़नी है वो आर्हेनियस की अवधारणा पढ़नी है। तो आइए देखते हैं कि आर्हेनियस ने क्षारकों को डिफाइन करने के लिए क्या कहा। तो सिंपल आर्हेनियस के अनुसार वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर ऋणायनों में केवल हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं वे सभी कहलाते हैं क्षारक। यानी सिंपल सी बात है, कोई पदार्थ हम लोग जल में डाल रहे हैं और वो टूट जा रहा है धनानु ऋणायनों में, और उसका जो ऋणायन वाला भाग है वो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस हो, तो वो पदार्थ जो होगा वो कहलाएगा क्षारक। इसके अनेक एग्जाम्पल हैं, जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा हम आपको यहाँ दर्शा दे रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हमने डाल दिया NaOH को जल में, ये हमने लिया NaOH को और इसको हमने डाल दिया जल में, और जब इसको हम लोग जल में डालेंगे तो ये जल में जाने के बाद देखिए टूट जाता है Na प्लस में, और इसके साथ साथ वहां पर ये देता है OH माइनस। अब देखिए, ये जो NaOH है जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जल में जाने के बाद ये Na प्लस और OH माइनस में टूटा है। यानी यहाँ पर दो आयन उत्पन्न हुए हैं, एक धनायन जो सोडियम प्लस है और एक ऋणायन जो आपका हाइड्रोक्सिल आयन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऋणायनों में OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन मिला है, किसके घोलने से? ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के जल में घोलने से या इसके जल में वियोजित होने से ये मिला है। तो ये जो होगा आपका ये कहलाएगा एक क्षारक, ये एक है क्षारक। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और इसको भी हमने जल में घोल दिया। ठीक है, आप जानते होंगे कि ये आपका बूढ़ा चूना है। ठीक है, इसको जल में घोलेंगे तो देखिए ये भी टूट जाता है कैल्शियम प्लस प्लस में, और यहां पर आपको मिलता है 2OH माइनस। अब देखिए, इसको भी हमने जल में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, बूझे चूने को, ये भी जल में जाके Ca++ और OH माइनस उत्पन्न करता है। तो यहाँ भी ऋणायन में हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस उत्पन्न हुआ, इसीलिए ये भी कहलाएगा क्षारक। तो सिंपल आप समझ गए होंगे कौन से पदार्थ क्षारक कहलाते हैं, जो जल में जाने के बाद आपका ऋणायनों में OH माइनस उत्पन्न करते हैं वे कहलाते हैं क्षारक। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल क्षारक की परिभाषा। अब क्षारक के प्रकार देख लेते हैं। तो सिंपल अम्लों की तरह ही क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? दो प्रकार। पहला जो प्रकार होता है वो होता है प्रबल क्षारक, और दूसरा जो होता है वो होता है दुर्बल क्षारक। अब देखिए, प्रबल क्षारक किसे कहते हैं? ऐसे सभी क्षारक जो जल में जाके लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, या जिनके आयनन या वियोजन की मात्रा उच्च होती है वे कहलाते हैं प्रबल क्षारक, और जिनके वियोजन या आयनन की मात्रा निम्न होती है वे कहलाते हैं दुर्बल क्षारक। मतलब कहने का मतलब है, कोई क्षारक के हम कण डाल रहे हैं, जितना कण डाल रहे हैं उसमें से लगभग सभी कण टूट जा रहे हैं और टूट के ढेर सारा OH माइनस उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो क्षारक जो होंगे वो कहलाएंगे प्रबल क्षारक। और वही अगर हम लोग कोई ऐसा पदार्थ है जिसको डाल रहे हैं लेकिन उसमें वो जा तो रहा है लेकिन सभी कण उसमें टूट नहीं रहे हैं, कुछ ही कण टूट के थोड़ा बहुत OH माइनस उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो क्षारक कहलाएंगे दुर्बल क्षारक। जैसे एग्जांपल में अभी हमने ले लिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमने ले लिया NaOH, ठीक है, हमने ले लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस। ऐसे बहुत सारे हम लोग क्षारक ले लेते हैं, तो ये सब कहलाते हैं प्रबल क्षारक। अच्छा, एक और चीज जान लीजिए कि जो KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं कास्टिक पोटास।
कास्टिक पोटास, और इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। तो इनका जो ये नाम है, ये साधारण नाम है, कास्टिक पोटास और कास्टिक सोडा। ये नाम बड़े फेमस है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, किसी को कास्टिक पोटास कहते हैं, उसको कास्टिक सोडा कहते हैं। दुर्बल क्षारक में, दुर्बल क्षारक के एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दुर्बल क्षारक के एग्जांपल हो गया अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, जल में इसको घोलेंगे तो थोड़ा बहुत हो या चाहे माइनस उत्पन्न होगा। उसी तरह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। अभी हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, NH4OH, ठीक है। तो ये सब दुर्बल क्षारक है, इनको अगर जल में डालेंगे तो थोड़ा बहुत आपको OH आयन मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, और हम लोग देख लेते हैं क्षारकों के गुणधर्म, ठीक है, गुण देख लेते हैं। तो सबसे पहले भौतिक गुण देख लेते हैं कि भौतिक गुण मतलब बाहरी गुण उसके, ठीक है। जैसे बाहरी गुण मतलब बाहरी गुण, अच्छे भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण में आपका रंग होता है, गंध होता है, विलेयता होती है, आपका घनत्व होता है, ऐसे जितने भी गुण हैं सब, स्वाद होता है, गंध होता है, बहुत सारी चीजें, तो वो सब क्या होता है? वो सब भौतिक गुण होते हैं, ठीक है। तो भौतिक गुण भी हम लोग देख लेते हैं, जिसको आप किसी पदार्थ को देख के ही या बाहर से उसमें बिना कोई रासायनिक अभिक्रिया कराए उसके सारे गुण जो जान सकते हैं, वो सारे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्षारकों के भौतिक गुण देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि क्षारक का सबसे मुख्य भौतिक गुण क्या है कि ये जो होता है, ये जो लिटमस होता है, लिटमस का रंग क्या कर देता है? नीला कर देता है। या कहीं पर लाल लिटमस है तो उसका कलर क्या करेगा? नीला कर देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी चीज है कि क्षारक जो होता है वो लिटमस का रंग कर देता है नीला, ठीक है। और अम्ल लिटमस का रंग कैसा करते थे? लाल, लेकिन क्षारक उसका उल्टा क्या करता है? नीला करता है, ठीक है। दूसरा, अगर इसका स्वाद की बात करें तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता था, लेकिन इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। कड़वा या जिसे आप कसैला कह सकते हैं, ठीक है, उस टाइप का स्वाद होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रकृति, संक्षारक प्रकृति की बात करें तो अम्लों की तरह ये भी संक्षारक है। संक्षारक जैसे अम्ल होता है, अम्ल को आप कहीं गिरा देंगे तो धीरे धीरे उस चीज को नष्ट करने लगेगा। क्षारक के अंदर भी वही गुण है, ठीक है। आप देखते हैं ना, ये सब जो क्षारक है इनसे साबुन बनता है, देखिए इससे कपड़े वाला साबुन बनता है, ठीक है। साबुन या जो डिटर्जेंट होते हैं वो सारी चीजें बनती है, तो आप देखते हैं उनकी प्रकृति संक्षारक होती है। अगर ये ज्यादा मात्रा में कपड़ों पर गिरा दिया जाए तो कपड़े धीरे धीरे क्या होंगे? क्षरण जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। तो इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, लेकिन अम्लों से कम होती है। अम्ल बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति थोड़ी सी हल्की होती है, ठीक है। तो ये सब इनके भौतिक गुण है, ठीक है। और भी भौतिक गुण है, आप पढ़ लीजिएगा। आते हैं मेन अपने रासायनिक गुण पर, इनके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इनके रासायनिक गुण पर। देखिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, रासायनिक गुण। अब हमने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट चैप्टर में, इसके फर्स्ट पार्ट में कि रासायनिक गुण होते क्या है। एक बार फिर से सुन लीजिए। कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से किस प्रकार अभिक्रिया करता है, किस प्रकार रिएक्शन करता है, उसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रासायनिक गुण। मतलब कोई पदार्थ क्षारक, वो कैसे दूसरे पदार्थों से क्रिया करेगा, वही जो उसके क्रिया करने का गुण है वही उसका कहलाएगा रासायनिक गुण, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, ठीक है। तो देख लेते हैं रासायनिक गुण दो चार से क्रिया कराकर। सबसे पहले हम लोग इसकी करा देते हैं सक्रिय धातुओं से क्रिया, सक्रिय धातुओं से क्रिया। देखिए हमने धातुओं से क्रिया लिखा है, लेकिन यहाँ ये सक्रिय धातुओं से क्रिया करता है। तो आपने देखा अम्ल क्या होता है? अम्ल जो होते हैं सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो उसी प्रकार जो प्रबल क्षारक हैं, ये प्रबल क्षारक, ये भी सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। बस ये है कि सक्रिय धातुओं से क्रिया करेंगे और प्रबल क्षारक क्रिया करेंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, बिल्कुल अम्लों की तरह। जैसे एग्जांपल में हमने क्या ले लिया? NaOH ले लिया, और NaOH की क्रिया हमने करा दिया किसी सक्रिय धातु, जैसे मान लीजिए हमने जिंक से करा दिया। और भी होती है सक्रिय धातु में, लेकिन जिंक भी सक्रिय इसी से करा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका H2 बाहर निकलेगा और एक लवण बनेगा। लवण में देखिए क्या बनेगा? Na2 बनेगा, Zn बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा O2, ठीक है, और प्लस यहाँ पर H2 गैस निकल जाएगा बाहर। बैलेंस करेंगे तो यहाँ आपको लगाना होगा 2, ठीक है। तो सोडियम 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, जिंक 1 हो जाएगा। तो ये देखिए आपने यहाँ ऐसा किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल रही है? बाहर। तो ये चीज आपके जो है क्षारकों के अंदर भी ये गुण होते हैं, ठीक है। दूसरा रासायनिक गुण हम लोग देख लेते हैं। दूसरा रासायनिक गुण है अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अब हम लोग समझ लेते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड होते क्या है। तो जो अधातु होते हैं, अधातु, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कहलाते हैं अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया कार्बन, कार्बन एक अधातु है, तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो कहलाएगा अधात्विक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने सल्फर ले लिया, इसका ऑक्साइड कहलाएगा अधात्विक ऑक्साइड। तो ये सब कहलाएंगे अधात्विक ऑक्साइड। अब यहाँ याद रखिए अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं।
तो इनकी जो क्वालिटी होती है वो अम्लीय क्वालिटी होती है, इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। और धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, ठीक है, इनके अंदर अम्लीय। और धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और ये अधातु है तो इनके ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय। अब देखिए ये अम्लीय प्रकृति के हैं और ये क्षारक से क्रिया करेंगे, तो जाहिर सी बात है अम्ल क्षारक एक दूसरे से क्रिया करेंगे तो कुछ ना कुछ बनना है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षारक क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण। और क्या बनता है? जल। तो यहाँ भी वही होने वाला, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम ये ले एक क्षारक और उसमें किसी भी अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो आपको मिलेगा एक लवण, ठीक है। इससे क्रिया करेगा तो ये बनेगा Na2CO3 और प्लस यहाँ पर आपका जल बन जाएगा H2। तो ये एक लवण है जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट करते हैं, ठीक है। और ये आपका जल यहाँ पर बन गया। बैलेंस करेंगे तो एक बार फिर से यहाँ लगा देंगे 2, ठीक है। तो ये देखिए पूरा का पूरा हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये आपका अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इस समय भी हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक लवण बनेगा CaCO3 प्लस आपका बनेगा H2, ठीक है। तो ये आपका जो है कि इस तरह बन गया। बैलेंस करेंगे तो Ca एक है, कार्बन भी एक है, ये आपका 2 है और यहाँ पर 2 4 है और 3 एक 4 है और हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। पहले से बैलेंस है ऑलरेडी, तो ये आपका बैलेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वे अम्लीय होते हैं, इसका क्षारक से क्रिया करके यहाँ पर लवण और जल उत्पन्न करते हैं, ठीक है। एक और चीज आप जान लीजिए, ये हम कैसे ये सूत्र बना रहे हैं, ये सारे सूत्र, ठीक है। ये जो सूत्र है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सूत्र कैसे बन रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैसे बन रहा है, तो इन सूत्रों को आपको याद नहीं करना है, इनको बनाना सीखना है, ठीक है। अभी हम बोल दे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र या पोटेशियम या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, ये नहीं कि आपको याद करना है LOHC क्या होता है, इनको आपको बनाना सीखना है। और इसको हम पहले ही बनाना सिखा दिए हैं कि कैसे सूत्र बनाते हैं, कैसे इनका सूत्र आप कोई भी बोले आपको और उनका सूत्र आप लिख ले कैसे बनाते हैं और कैसे ये रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये चीज हमने आपको पहले ही बता दिया है, जो है इसके पहले वाले वीडियो में, जो है कि कई सारे वीडियो हैं, ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग ये सारी चीजें बताया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उन वीडियो को देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर ऊपर आप आई बटन में भी देख रहे होंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था रासायनिक गुण। अगले रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसके बाद क्या रासायनिक गुण है, तो इसके बाद देख लीजिए तीसरा रासायनिक गुण ये इसका है कि जो ये क्षारक होते हैं, ठीक है, ये जब जल में जाते हैं जल में आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। जल में जाते ही आयनों में टूट जाते हैं और धनात्मक ऋणात्मक में बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक रासायनिक गुण ही है, यानी तीसरा रासायनिक गुण ये है, ठीक है। चौथा रासायनिक गुण देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा है महत्वपूर्ण। उससे पहले इसको देते हैं मिटा। तो अगला रासायनिक गुण जो है वो चौथा है और वो है अम्लों से क्रिया। जिसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। देखिए ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, लेकिन यहाँ फिर से एक बार बता दे रहे हैं क्योंकि ये अम्लों और क्षारकों दोनों के रासायनिक गुण है। तो क्षारकों के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, उसमें चौथा है अम्लों से क्रिया, यानी अम्ल क्षारक से क्रिया करेगा तब किस प्रकार की रिएक्शन होगी, ठीक है। और जिस प्रकार की रिएक्शन होने वाली है उस रिएक्शन को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है कि जब अम्ल क्षारक से क्रिया करता है, जब अम्ल और क्षारक परस्पर एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। और इस प्रकार जब वो उदासीन करते हैं तो बनता है एक लवण और प्लस बनता है जल। और इस प्रकार जो ये रिएक्शन होता है उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी सिंपल अगर एक लाइन में कहा जाए तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि अम्ल क्षारक एक दूसरे से क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर लवण तथा जल बनाते हैं और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो सिंपल ये आपका होता है, यानी कहने का मतलब है कि अम्ल जो होगा वो जब क्रिया करेगा क्षारक से तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे और बनाएंगे लवण और प्लस बनाएंगे जल, और यही रिएक्शन कहलाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने ले लिया KOH एक क्षारक है, फिर हमने ले लिया यहाँ पर जो है एक अम्ल ले लिया, मान लीजिए हमने HCl को ले लिया, क्रिया करा दिया तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा KCl और प्लस बन जाएगा यहाँ पर H2, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए आपका ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर दिए, लवण और जल बन गया। ठीक है, आप देखेंगे इस उदासीन क्यों करते हैं, तो देखिए इसका रीजन क्या है कि जो क्षारकों की शक्ति है वो OH पर निर्भर करती है और अम्लों की शक्ति H+ पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो इसका OH- इसका H+ मिलके H2O बना लेते हैं, जिस कारण अब इसमें जो है कि जो उनका OH और H+ था वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, जिस कारण दोनों का जो शक्ति होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने दूसरा अम्ल ले लिया H2SO4 ले लिया और इसके साथ मान लीजिए क्रिया करा रहे हैं NaOH की। ठीक है, देखिए क्रिया होगा तो फिर क्या होगा, इसका H+ OH मिलकर जल बना लेगा और ये दोनों मिलकर लवण बनाएंगे। लवण में क्या बनाएंगे, Na2SO4। ठीक है, कैसे बना इसके लिए हमने वीडियो बनाया है, ये सूत्र कैसे बनाते हैं, तो वहां पर आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये बैलेंस करेंगे 2 होगा। ठीक है, और यहाँ भी 2 होगा। कैसे बैलेंस होता है ये भी हमने आपको सिखाया है। तो ये हो गया चौथा रासायनिक गुण। तो इस तरह आपने जो है क्षारकों के रासायनिक गुणों को भी पढ़ लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं, अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन को बनाना। ठीक है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अम्ल तथा क्षारक का जलीय विलयन। जलीय विलयन, अब देखिए अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन क्या होता है, जब हम लोग अम्ल और क्षारक को जल के अंदर घोल देते हैं, जल के अंदर जब घोल देंगे तो वो जो घोल होगा वही कहलाएगा अम्ल तथा क्षारक का जलीय विलयन। ठीक है, लेकिन अब यहां पर बात ये आती है कि अम्ल और क्षारक ये जो जलीय विलयन बनाते हैं, बनाते कैसे हैं। ठीक है, सिंपल हम आपको दे दें एक शुद्ध अम्ल और बोले कि आप इसका विलयन बनाइए, जलीय विलयन बनाइए। ठीक है, अच्छा जलीय विलयन से पहले हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि सांद्र और तनु क्या होता है, सांद्र और तनु, क्योंकि ये दोनों चीज जो होते हैं, ठीक है, आपके मतलब आपको मिलते बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको हम लोग डाइल्यूट भी कहते हैं, इसको DIL आप लोग देखेंगे लिखा होगा। ठीक है, डाइल्यूट इसको, और इसको कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं, उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये सांद्र को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, और तनु को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है सांद्र और डाइल्यूट मतलब होता है तनु। तो जान लेते हैं सांद्र या तनु क्या होता है। ये चीजें आपको बहुत, अगर आप अपने प्रयोगशाला में जाएंगे तो हर बोतल के ऊपर देखेंगे कि उसमें कुछ केमिकल भरा रहता है और उसके ऊपर लिखा रहेगा सांद्र या तनु लिखा रहेगा, या कौन सा आपका डाइल्यूट लिखा रहेगा। तो आखिर इसका क्या मतलब है, क्या इसका कोई प्रयोग है, तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको जानना, क्योंकि ये तो आपको हर एक केमिकल के ऊपर ये जरूर मिलेगा। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण चीज ये होगा। तो देखिए सांद्र क्या होता है, जब कोई विलयन जो होता है, कोई विलयन जब गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है तो उसे कहते हैं सांद्र, और जब कोई हल्का होता है तो उसे क्या कहते हैं, तनु। ठीक है, जैसे हमने क्या लिया, चीनी का विलयन बनाया, 1 लीटर पानी लेकर उसमें 1 किलो चीनी डाल दिया। ठीक है, तो वो बहुत गाढ़ा विलयन बन जाएगा, तो उसे सांद्र कहेंगे। वही हमने 1 लीटर पानी लिया और उसमें 1 ग्राम चीनी मिला दिया, तो बहुत पता ही नहीं चलेगा चीनी कहाँ कहाँ है, दूर दूर तक घुल जाएगा। ठीक है, हल्का विलयन बनेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं तनु विलयन। तो आपसे समझिएगा आप लोग, तनु मतलब होता है हल्का विलयन, ठीक है, और सांद्र मतलब होता है गाढ़ा विलयन। ठीक है, तो वही बात है अम्ल तथा क्षारक का जलीय विलयन। तो बस हम लोग यहाँ देखते हैं कि अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन बनाते कैसे हैं। ठीक है, या कोई सांद्र विलयन है तो उसको तनु करते कैसे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक ये अम्ल है, ये हमने अम्ल ले लिया, मान लीजिए कि ये शुद्ध अम्ल है या सांद्र अम्ल है, गाढ़ा अम्ल है, और हम आपसे बोल दें कि इसको तनु करना है, यानी जल में इसका विलयन बनाना है, या आपको यहाँ पर तनु विलयन बनाना है, तो आप क्या करेंगे। तो आपके विचार में यही आ रहा होगा कि इस समय कौन सा बहुत ज्यादा कठिन कार्य है। अरे ये अम्ल है, इसको तनु करना है, इसमें पानी मिला देंगे। ठीक है, इसमें ऊपर से पानी मिलाएंगे, पानी मिला देंगे, मिलते ही पानी खुद ही हल्का हो जाएगा, तनु हो जाएगा। ठीक है, विलयन बनाने में कौन सी दिक्कत है, लेकिन यहीं पर आप हो जाएंगे गलत। ठीक है, ऐसा अगर आप करेंगे तो न तो यहाँ पर तनु विलयन बनेगा और न ही आपका यहाँ पर जो है कि अम्ल बचने वाला है, या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको नुकसान भी पहुंचा दे। ठीक है, अब क्यों पहुंचाए नुकसान ये देख लीजिए। देखिए होता क्या है, जो अम्ल होता है, जब इसमें हम लोग जल मिलाते हैं तो इसमें जल मिलाने की जो प्रक्रिया होती है वो अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी का मतलब वहां से ढेर सारी उष्मा निकलती है जब जल अम्ल में मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें जल मिलाएंगे तो जल उसमें मिलते ही ढेर सारी उष्मा उत्पन्न होगी, और यहाँ इतनी उष्मा उत्पन्न होती है कि यहाँ पर जो ये अम्ल होता है ये उबलने लगता है। ठीक है, ज्यादा उष्मा होगी, गर्म होगा, क्या उबलने लगेगा, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ अत्यंत तीव्र उष्मा कारण ये उबल के छलक के यहाँ बाहर निकल जाए,
और आप जानते हैं कि अगर अम्ल बाहर निकलेगा और आपके त्वचा पर कहीं भी पड़ गया तो आपकी त्वचा बचने वाली नहीं है। ठीक है, अम्ल जो होते हैं सांद्र अम्ल, गाढ़े अम्ल, आपके त्वचा को गला सकते हैं या जला भी सकते हैं। ठीक है, इतने खतरनाक अम्ल होते हैं। तो इसीलिए अगर हम जल मिलाकर सोचे कि हम अम्ल को तनु करेंगे, कभी भी नहीं तनु होगा, बल्कि वहां पर अम्ल इधर उधर गिरेगा और वो खतरनाक प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको कोई सांद्र अम्ल है उसको तनु करना है, या अम्ल में अम्ल जो है, ठीक है, अम्ल है उसका विलयन बनाना है जल में, तो उसको कैसे करते हैं? उसके लिए हम लोग लेते हैं जल, किसी पात्र में लेते हैं जल, और उस जल में इस अम्ल को बूंद बूंद डालते हैं। ठीक है, बूंद बूंद डालेंगे और प्लस इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है किसी बिडोलक की सहायता से या किसी छड़ी की सहायता से हमेशा हिलाते रहेंगे, लगातार हिलाते रहेंगे, बूंद बूंद ऐसे मिलाते रहेंगे, तब जाकर यहाँ पर जो है अम्लों का जलीय विलयन बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आप कभी भी जो है कि इस तरह मत करिएगा कि अम्ल में पानी मिला दे, नहीं तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और एक और चीज जानिएगा, प्रयोगशाला में जाते समय हमेशा आप इस सांद्र जो है, इस सांद्र अम्ल या क्षारक से दूर रहिएगा। ठीक है, तनु वाला आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, अगर आपकी स्किन पर या कहीं पड़ गया तो तनु से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सांद्र को आपने छू लिया तो आपको ढेर सारा नुकसान हो सकता है। तो इससे संभल के रहिएगा। ठीक है।